चीजें पूरे एक प्रक्रिया के तहत लागू की जा रही हैं, वहां पर किस तरह की दक्षताएं, कौशलों और मूल्यों का विकास द्वार पत्रिका कर रही है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल द्वार पत्रिका केवल एक प्रोडक्ट नहीं है, एक उत्पाद नहीं है या एक इवेंट नहीं है जो दीवार पर लटके हुए रूप में हमें दिखाई देता है। वो तो उसका एक अंतिम प्रतिफल जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह द्वार पत्रिका की प्रोसेस है। और मेरा ये मानना है, ये अनुभव भी रहा है लगातार 22 सालों से जब मैं इस पर काम कर रहा हूं। मैंने 2000 में लगभग इस काम को शुरू किया था, तब से मैं इससे जुड़ा हूं लगातार। तो जो मेरे अनुभव हुए हैं उसमें मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि अंतिम रूप से जो दिखाई दे रहा है वो तो ठीक है, आपके सामने है, लेकिन जो उसको तैयार करने में जो प्रक्रिया शुरू होती है, जिस प्रक्रिया से होकर बच्चा गुजरता है, वह वही प्रक्रिया है जो एनसीएफ में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है या ज्ञान सृजन की प्रक्रिया है। आज एनसीएफ हमारा इस बात पर जोर देता है कि आज बच्चे को ज्ञान प्रदान नहीं करना है, बल्कि ज्ञान का सृजन करने वाला उसको बनाना है, ज्ञान का सृजक बनाना है। ज्ञान वह नहीं है जो हमारे द्वारा सूचनाओं या जानकारियों के रूप में दिया जाता है। वो इसको कहते हैं कि ये तो केवल तथ्य हैं, सूचनाएं हैं। ज्ञान दरअसल बच्चे के द्वारा स्वयं निर्माण किया जाता है, उसका सृजन बच्चा खुद करता है। अब वो क्या है, वो प्रोसेस क्या है? वो अवलोकन से शुरू होती है और निष्कर्ष की अभिव्यक्ति तक जाती है। किसी चीज को देख रहा है बच्चा, खोज रहा है, वर्गीकरण कर रहा है, उसका विश्लेषण संश्लेषण कर रहा है और उसको एक निष्कर्ष तक पहुंचा रहा है और उस निष्कर्ष को अभिव्यक्त कर रहा है और उसके द्वारा अभिव्यक्त निष्कर्ष का लोगों के द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। वह जब किस स्थिति तक पहुंच जाता है, कहा जाता है कि ज्ञान का सृजन हुआ है। तो इस ज्ञान के सृजन में द्वार पत्रिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, तब जब इसको एक प्रोसेस के तहत चलाया जाए। इसकी प्रक्रिया का अनुपालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने यह भी देखा कि दीवार पत्रिका का जब सोशल मीडिया में खूब प्रचार हुआ तो लोगों ने चार्ट में कुछ लिखकर दीवार में लटका दिया और कह दिया ये दीवार पत्रिका है। दरअसल ये दीवार पत्रिका नहीं है। या सृजन पट में कुछ चीजों को लगा दिया, उसको दीवार पत्रिका का नाम दिया। यह दीवार पत्रिका नहीं है। दीवार पत्रिका बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए निकाली जाने वाली पत्रिका है और इसमें पूरी तरह से बच्चों का ही इन्वॉल्वमेंट हो। बहुत बार ये बात कही जाती है शिक्षकों की ओर से कि भाई हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम समय है, इतना टाइम नहीं है। प्राथमिक स्तर पर निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ कि एक अध्यापक, 2 अध्यापक, 5 कक्षाएं, तमाम तरह के काम, ऐसी स्थिति में इसके लिए अतिरिक्त समय निकालना शिक्षक के लिए बोझ हो सकता है। लेकिन जब हम बच्चों के ही द्वारा इसको निकालने की बात कर रहे हैं तो ये शिक्षक के काम को सरल करने वाली एक प्रक्रिया हो जाती है। बहुत बार शिक्षक के पास कोई दूसरे काम है या दूसरी कक्षाओं को शिक्षक देख रहे हैं, एक शिक्षक है वो दूसरे, तो ऐसी स्थिति में बच्चे दीवार पत्रिका का निर्माण कर सकते हैं उस समय, या दीवार पत्रिकाएं जो दीवार पे लटकी हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इससे शिक्षक का काम सरल होता है, कठिन नहीं। अब ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा इसको मैं यहाँ पर रख देना चाहूंगा, जिसके तहत जिसका हमें अनुपालन करना है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे पहले लेखन के बाद संपादन के बाद प्रबंधन के बाद लोकार्पण के बाद समीक्षा। ये इसके 5 चरण हैं। यदि इन 5 चरणों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो दीवार पत्रिका अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। इस तरह से दीवार पत्रिका नहीं बन सकती है कि बच्चों से हमने कुछ सामग्री कलेक्ट कर ली, बच्चे कहीं से ढूंढ कर ले आए और उसको फिर चार्ट पेपर में हमने चिपका दिया और लटका दिया, ये दीवार पत्रिका। इस तरह से यदि किया जाएगा तो यह अपना काम नहीं करेगी।
द्विवार पत्रिका अपना काम तभी, अपना प्रभाव तभी दिखा पाएगी जब इन 5 चरणों से होकर गुजरेगी। और इन 5 चरणों को करवाते हुए जब हम बच्चे की स्वायत्तता का ध्यान रखेंगे, उसको स्वायत्तता देंगे, उस पर विश्वास करेंगे और उससे लगातार संवाद करेंगे। स्वायत्तता देनी होगी। यदि हम बार बार बच्चे के कामों में हस्तक्षेप करेंगे तो रचनात्मक काम हस्तक्षेप से नहीं होते। रचनात्मक कार्यों के लिए स्वायत्तता का देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए यदि आपको द्विवार पत्रिका बनानी है तो बच्चों को ही इसको सौंपना होगा और बच्चे ही इस पे काम करें। दूसरा, इस बात पर विश्वास करना होगा कि बच्चे कर सकते हैं। और हमने देखा है कि बच्चे वह काम कर सकते हैं जो हम नहीं कर पाते। मैं अभी नानकबत्ता पब्लिक स्कूल के जिन बच्चों की आप यूट्यूब में देख सकते हैं, उनके बहुत सारे वीडियोज हैं, उनको चर्चा करते हुए देख सकते हैं आप, उनके लिखे हुए आलेखों को देख सकते हैं आप। मुझे खुद जब उन्होंने अपने बच्चों के कुछ राष्ट्रीय स्तर की साहित्य की पत्रिकाएं हैं जिन पर आज भी हम लगातार जो 20-22-25 साल से लिख रहा हूं मैं उनमें छपने के लिए हमारे लिए परेशानी होती है, वो बच्चे आज से ही छपने लगे हैं उनमें। और ये कहीं ना कहीं द्विवार पत्रिका का परिणाम है। वो लगातार जब द्विवार से में काम करते रहे तो आज तो प्रोसेस के तहत चीजें आगे बढ़ी। तो सबसे पहले लेखन बच्चों, तीसरी बात मैं कर रहा था कि विश्वास, और तीसरी बात है संवाद। बच्चों के साथ उनको स्वायत्तता देनी है, विश्वास करना, लेकिन लगातार संवाद बनाए रखना। संवाद जरूर हमें बनाना पड़ेगा, तब वो सही परिणाम हमको दे पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले लेखन, फिर संपादन, फिर प्रबंधन और उसके बाद लोकार्पण और समीक्षा। और इन 5 चरणों में आप पाएंगे कि बच्चों की अलग अलग दक्षताएं और कौशलों का विकास हो रहा है और उनके अंदर तमाम तरह के मूल्य विकसित हो रहे हैं। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे, संपादन के लिए एक टीम बच्चों की बनाई जाए, संपादक मंडल जिसको हम कहते हैं। बच्चों का ही संपादक मंडल होना चाहिए। उसमें शिक्षकों को संपादक बनने की कोई आवश्यकता नहीं। शिक्षकों को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बच्चे की विषय वस्तु को बहुत सुधारने की जरूरत, बल्कि बच्चों के ही ऊपर छोड़ दिया जाए। और ये जरूरी है कि बच्चों से शुरुआत में कुछ गलतियां भी होंगी, वर्तनी संबंधी गलतियां भी होंगी, व्याकरण संबंधी गलतियां भी होंगी, तो कोई बात नहीं, गलती करते हुए ही बच्चे सीखेंगे। भाषाविदों का यह मानना है, भाषा विज्ञानियों का, भाषा शिक्षण करने वाले लोगों का यह मानना है कि बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को बार बार उसके लिए उनको टोका नहीं जाना चाहिए। इससे बच्चे की जो सहज अभिव्यक्ति होती है वो बाधित होती है। इसलिए शुरुआत में यदि बच्चे गलती कर रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा उसमें गलतियां यदि आप निकालने लगेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि अगली बार बच्चे लिखने से बचने लगेंगे। तो उनको करने देना है। अब इस गलती को सुधारेंगे कैसे, उसके तरीके हैं हमारे पास। जैसे हम लोग क्या करते हैं, द्विवार पत्रिका में हम एक ऐसा स्तंभ भी रखते हैं कि इस द्विवार पत्रिका में बहुत सारी अशुद्धियां रह गई हैं, आपको उन अशुद्धियों को छांटना है। आप हर अंक में जो सबसे अधिक अशुद्धियों का को छांट पाएंगे उनको अगले अंक में उनका नाम हम देते हैं। और फिर उन अशुद्धियों पर हम अपनी कक्षा में या किसी और अवसर पर बिना बच्चे का नाम लिए हुए हम अशुद्धियों पर चर्चा करते हैं और उसका शुद्ध रूप बताते हैं। वहां पर बच्चे को टारगेट नहीं किया जाता। ये नहीं कहा जाता कि अमुक बच्चे ने ये लेखकों के द्वारा जो सामग्री उन तक आ रही है उसको चेक करते हैं, और यदि उसमें बहुत ज्यादा उनको दिक्कत लगती है तो बच्चे ही अपने साथियों को सुझाते हैं कि आप इसमें सुधार कीजिए, आप इसमें यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं। और हमने ये भी पाया है कि जब बच्चों की गलतियों को ठीक कर रहे होते हैं, जो पीयर लर्निंग का जो वो यहाँ पर लागू होता है और वहां पर बच्चे बहुत सहज होते हैं।
वो एक दूसरे को सिखा भी रहे होते हैं, एक दूसरे से सीख भी रहे होते हैं। तो इसलिए बच्चों को ही संपादन का काम दिया जाए, चयन का काम दिया जाए, वही अपने साथियों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और उसके बाद जब पूरी सामग्री तैयार हो जाती है, उसको लेकर अब कैसे कौन सी चीज कहां पर चिपकानी है चार्ट में, उसके हेडर कैसे बनना है और दीवार पत्रिका का नाम क्या रखना है, ये सब बच्चों को ही तय करने दीजिए। क्योंकि हम कोई नाम न बताएं बच्चों को, दीवार पत्रिका का नाम हम न बताएं, बल्कि बच्चों के ही बीच आपस में वो चर्चा करके तय करें कि हमारी दीवार पत्रिका का क्या नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे वो जो शीर्षक ढूंढने वाला या शीर्षक रखने वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे परिचित होते हैं, और अपने नामकरण कैसे किसी चीज का किया जाना चाहिए और उसके पीछे क्या सार्थकता है, वो सब बच्चे तय करते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों का सीखना होता है। मैं ये कह रहा हूं कि हर चरण में बच्चे कुछ सीख रहे होते हैं, केवल लिखने में ही नहीं, आप वो संपादन कर रहे हैं तो उस समय भी सीख रहे होते हैं कैसे कौन सी। अब वहां पर बच्चों को विधाओं की समझदारी पैदा होती है कि भाई कहानी है तो कहानी क्या वास्तव में कहानी जैसी बनी, ये कविता बनी है नहीं बनी, ये संस्मरण है, ये यात्रा वृत्तांत है, ये संपादकीय है, ये अन्य किसी और विधा की बात। तो विधाओं की बारीकियों को भी बच्चे यहाँ पर सीख रहे होते हैं और अपने साथियों को बता रहे होते हैं। हम उनको इंद्रधनुष दे दिया, हमने बाल प्रहरी दे दी, चंपक दे दिया, बालहंस दे दिया, तमाम पत्रिकाएं। देखिए वो पुस्तकालय और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब पढ़ने की ओर भी बच्चा इससे जुड़ता है। अब संपादकीय लिखनी है अपनी दीवार पत्रिका की, अब कैसे लिखी जाएगी संपादकीय। अब यदि आप संपादकीय के गुण बताने लगेंगे, उसकी विशेषताएं बताने लगेंगे, तो छोटे बच्चों के समझ में बहुत कुछ नहीं आता है। उसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप उनको कुछ संपादकीय पढ़ने के लिए दे दें और उसको पढ़ने के बाद बच्चे के समझ में आ जाता है कि हाँ संपादकीय ऐसे लिखी जाती है और वो लिखना है, इसलिए यहाँ पर पढ़ भी रहा होता है। तो इस माध्यम से बच्चों को पढ़ने से भी जोड़ पाते हैं और विधाओं की बारीकियों के बारे में भी हम बता पाते हैं। तो ये संपादन का काम भी इसलिए बच्चों को ही सौंपा जाना है। उसके बाद प्रबंधन में वो पूरा कैसे चार्ट पेपर जुटाने हैं, कैसे हेडर बनाना है, हेडर का काम कौन करेगा, कहाँ पर कौन सी सामग्री लगानी है। उसके बाद उसका सपोर्ट, जैसे चार्ट यदि आप लगाएंगे, बिना सपोर्ट के चार्ट लगेगा तो वो झुकने लगता है, कुछ दिनों बाद उसके दोनों कोने ऊपर से झुका दे। तो हमारे बच्चों ने खुद ही उसका एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा सर इसके पीछे ऐसा करते हैं, डंडे लगा देते हैं। ये बच्चे निकाल देते, देखिए सोच भी रहे बच्चे। बच्चों की कल्पनाशीलता, चिंतन, किसी चीज का प्रबंधन करना, आपस में ही अब इसका क्या जुगाड़ हो सकता है। अब ये सारी सामग्री बच्चे खुद जुटा रहे हैं, पुराने चार्ट पेपर जुटा रहे हैं, उसके पीछे से उसका सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए गत्ता लगा रहे हैं, उसके लिए टैग ढूंढ रहे हैं, वो सारे बच्चे कर रहे होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हर तरह के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक देखो लेखन का काम हर बच्चा नहीं कर सकता है, कुछ बच्चे होते हैं जो लिख पाते हैं और कुछ दूसरे, अब उनकी क्या भूमिका हो सकती है, वो चित्र बनाते हैं, उसको सजाने का काम करते हैं बच्चे। कुछ तीसरे तरह के बच्चे वो सामग्री जुटाने का काम करते हैं, वो प्रबंधन में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। कुछ बच्चे वो सारे उस तरह का काम कर रहे होते हैं। अब दीवार पत्रिका तैयार होगी, उसके बाद अगला जो कदम आता है, कोई भी पत्र पत्रिका या किताब आती है तो उसका लोकार्पण होता है, उसका विमोचन होता है। अब इस बात के लिए भी बच्चे ही तय करते हैं, ये भी हम उनको स्वायत्तता देते हैं कि भाई आप तय कीजिए आपकी इस पत्रिका का लोकार्पण कौन करेगा। बच्चे पत्र लिख रहे हैं उनको जिनसे लोकार्पण करवाना है, वो गांव के प्रधान जी हो सकते हैं, वो शिक्षक के प्रधान, वो स्कूल के प्रधानाचार्य हो सकते हैं, वो कोई शिक्षक हो सकते हैं या कोई अन्य गणमान्य व्यक्ति हो सकते हैं। वो तय कर रहे हैं और अमुक अमुक दिन हम इसका लोकार्पण करेंगे और अमुक व्यक्ति को बुलाएंगे, उसमें अध्यक्षता ये करेंगे, संचालन ये करेंगे, इसमें ये। तो यहाँ पर अब एक नए कौशलों और दक्षताओं को सीख रहा है बच्चा। कैसे कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, कैसे उसका संचालन किया जाता है, कैसे वहां पर क्या बातें रखी जाती है, मुख्य अतिथि क्या होता है, अध्यक्ष क्या होता है,
ये बच्चे मतलब करते हुए सीख रहे हैं, जो कि हम बहुत बाद में सीख पाए। अपने जीवन की बात हम करें, आज तक भी मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो संपादकीय क्या होता है ये जिनको पता नहीं होता है। बहुत बार मैंने ऐसे मित्रों को भी देखा है, वो कॉलोनी जी उस पेज में संपादकीय पृष्ठ में पत्र छपा होता है, वो क्या कहते हैं, हमारा संपादकीय छपा है। संपादकीय उसमें बहुत सारे लेख होते हैं, उसको भी लोग संपादकीय कह देते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो इस दीवार पत्रिका में काम कर रहे हैं, अभी से इन शब्दों से परिचित हो गए। संपादकीय वह आलेख जो संपादक के द्वारा लिखा जाता है, वो समझ रहे हैं, उनको पता है। यदि मैं उनसे कहता हूं कि संपादकीय लिखना है तो वो समझ जाते हैं कि ये संपादक का काम है और इसको एक आलेख इसमें हमको लिखना है। इसी तरह से अन्य विधाओं की बात हम कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण या संस्मरण में क्या अंतर है, ये बच्चे करते हुए सीख रहे हैं। जो साहित्य में एक विधा है, चाहे अंग्रेजी भाषा की बात करें, संस्कृत की बात करें या हिंदी की बात करें, और इंटरमीडिएट की हिंदी में तो इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि उसमें जो अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें कविता बनाना, कहानी बनाना, समाचार लेखन या संस्मरण, तमाम विधाओं को बच्चों से तैयार करवाना है। अब हमें वहीं से वो सामग्री मिल जाती है, हम उस सामग्री को जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उसको दीवार पत्रिका के संपादक मंडल को दे रहे हैं। पूरा संचालन हमारे बच्चे के द्वारा किया गया, संपादक के द्वारा किया गया, और मैंने उसको उसमें कुछ बताया नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। मैंने उसको केवल सूचना दी कि आज महोदय आए हैं और आपको उसका लोकार्पण खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के हाथ में करवाना है। तो तुरंत उस बच्चे ने आगे जाकर पूरा जो एक उसका प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करते हुए उस पत्रिका का लोकार्पण करवाया। तो ये दक्षता हम लोग बहुत बाद में सीख पाए, लेकिन हमारे बच्चे जो इस काम को कर रहे हैं वो अभी से सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग लोकार्पण को उद्घाटन कह देते हैं, अभी भी मैंने देखा है तो किताब का उद्घाटन हुआ करें, लेकिन हमारे बच्चे ये जानते हैं कि इसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है। उद्घाटन किस चीज का होता है, लोकार्पण किस चीज का होता है, विमोचन की। तो ये चीजें करते हुए बच्चे सीख रहे हैं। तब मैं कह रहा हूं कि जब इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं तो बहुत सारी दक्षताएं, कौशल और मूल्य बच्चे सीख रहे होते हैं। समीक्षा, उसमें हर बच्चा दीवार पर लगी हुई पत्रिका को पढ़ रहा होता है और पढ़ने के बाद सबको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस पर अपनी राय संपादक के नाम पत्र के रूप में देंगे। और संपादक के नाम पत्र हमारे परीक्षाओं में, इंटर की परीक्षाओं में पूछा लिखने के लिए आता है। वो अंग्रेजी में भी आता है और हिंदी में भी आता है, और हमारे बच्चे इसको प्रैक्टिकल रूप में सीख रहे होते हैं। जब अब वो पूरी पत्रिका पढ़ते हैं, उस संपादक के नाम पत्र कैसे लिखा जाता है, वो उस तरीके से उस पत्र को लिखते हैं, और एक और पत्रिका की समीक्षा हो जाती है, दूसरी ओर उन्हें पत्र लिखने का अभ्यास हो रहा होता है। और इस तरह से एक दीवार पत्रिका की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती है, लेखन से शुरू होकर समीक्षा तक। और जब इन सारे चरणों को हम फॉलो करते हैं तो तब हमारी दीवार पत्रिका सही परिणाम दे पाती है। और इसमें पूरी वो मैंने कहा कि 3 बातों का हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा: स्वायत्तता का, विश्वास और संवाद। और संवाद का भी बिल्कुल मित्रवत तरीका, क्योंकि ये रचनात्मक काम है, और रचनात्मक काम कभी भी दबाव में आप नहीं करा सकते हैं, और दबाव में यदि कराएंगे तो वो परिणाम वो नहीं देगा। ठीक है, आपने कहा कि भाई दीवार पत्र निकाल लिया, मुझे एक रचना लानी है, तो क्या करेगा, कहीं से नकल करके ले आएगा, तो कोई फायदा नहीं, वो नकल है। क्योंकि इसका सबसे फायदा तभी है जब मौलिक अभिव्यक्ति हो बच्चे, तो उससे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो भाषाई दक्षता का विकास हो रहा है। बच्चा अपने भावों और विचारों को लिखना सीख पा रहा है, जो कि बहुत सारे लोग अपनी सारी शिक्षा पूरे करने के बाद नहीं कर पाते हैं। मौलिक अभिव्यक्ति वो ठीक है, जो पढ़ा है उसको लिख लेते हैं, लेकिन मौलिक रूप से अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने में फिर भी असहज महसूस करते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं तो बहुत दिनों बाद तक
एमए करने के बाद तक मैं बहुत दिनों मौलिक रूप से नहीं लिख पाता था। हाँ, पढ़ी हुई चीजें लिख देते थे, लेकिन वो क्योंकि हमारे पूरे सिस्टम में नहीं होती। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो रटकर उसको अभिव्यक्त करना तो सिखाती है। हमने जो किताबों में पढ़ा उसको परीक्षा में लिख दिया, यहाँ तक तो हम जानते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होता है, विश्लेषण करना होता है, वहां पर हम फिर गच्चा खा जाते हैं। लेकिन द्वार पत्रिका में यदि हम लगातार बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर उनको देते हैं तो बच्चों के अंदर ये दक्षता पैदा होती है, ये भाषाई दक्षता उनके अंदर पैदा होती है। वो कल्पना और चिंतन करने का अवसर उन्हें मिलता है। और ये कहा जाता है कि भाषाई दक्षता तभी मजबूत होती है जब उनको कल्पना और चिंतन के अवसर, ये भाषाविदों का कहना है, मेरा नहीं। तमाम भाषाविद इस बात को मानते हैं, यदि आपको वास्तव में बच्चे को भाषा सिखानी है, भाषा सिखाने का मतलब कि वो समझ के साथ उसमें अपने को अभिव्यक्त कर पा रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कि उसको चिंतन और कल्पना के अवसर दीजिए। और ये दीवार पत्रिका चिंतन और कल्पना के अवसर उसको उपलब्ध कराती है। और मेरा ये लगातार मानना रहा है और महसूस किया है मैंने कि जो बच्चे भाषा में मजबूत होते हैं या जिनकी भाषा में कमांड होती है, वो अन्य विषयों में भी बेहतर करते हैं। क्योंकि भाषा तो एक पुल है, तमाम विषयों में, चाहे हम गणित भी पढ़ रहे तब भी हमें भाषा की जरूरत है। और यदि भाषा ही कमजोर है तो अन्य विषय मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए दीवार पत्रिका के माध्यम से भाषाई दक्षता और कौशलों के विकास को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपनी स्थानीयता से जुड़ रहा है, अपने लोग से जुड़ रहा है। कैसे कि हम दीवार पत्रिका में के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज बच्चे को करने के लिए दे रहे हैं, जैसे वो अपने आसपास के इतिहास को लिखना है, अपने गांव की कहानी। हमारे हर अंक में अपने गांव की कहानी जाती है, कभी इस गांव की, कभी दूसरे गांव की, कभी तीसरे गांव की। हम बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अपने आसपास के लोक पर्वों के, त्योहारों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो लोग गायक हैं या किसी और लोक कला में पारंगत हैं, या आपके क्षेत्र के कोई खिलाड़ी हैं, आपके क्षेत्र में कोई और ऐसे व्यक्ति जिनका किसी विशेष उपलब्धि में स्थान हो, ऐसे व्यक्तियों के इंटरव्यू लेने के लिए बच्चों को कहा जाता है, उनके बारे में लेख लिखने के लिए बच्चों को कहा जाता है, अपने आसपास की लोक कथाओं को ढूंढना। ये भी कहा जाता है कि इसको भाई ये तो ठीक है, सब अतिरिक्त काम है, हमारा पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा ये सब करते हुए। और निश्चित रूप से माध्यमिक स्तर पर तो पाठ्यक्रम पूरा होना भी एक चुनौती का काम तो है ही, क्योंकि जब हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं हैं और उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो तो पाठ्यक्रम के अंदर से ही आने हैं, तो उसके लिए तो हमने इसको कोशिश की कि पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा जाए। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ, मैंने यदि फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाई, तो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाने के बाद मैं बच्चों को फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित ही रचनाएं तैयार करने की कहता हूँ। भाई अगला अंक आप फ्रांसीसी क्रांति पर ही निकालेंगे। अब बच्चे फ्रांसीसी क्रांति पर कहानी भी लिख रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति पर कविता भी लिख रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पहेलियां बना रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित किसी पात्र का काल्पनिक साक्षात्कार ले रहे हैं। काल्पनिक, मैंने कहा भाई आप लुईस सोलवे का आप कल्पना कीजिए, आप लुईस सोलवे से आपकी मुलाकात होती है, आप उसका साक्षात्कार आपको लेना है, आप क्या प्रश्न पूछेंगे और लुईस सोलवा उसका क्या उत्तर देंगे। बच्चे क्वेश्चन भी फॉर्मेट कर रहे हैं और उसका उत्तर भी राष्ट्रवादी आंदोलन, तो उसमें दांडी यात्रा है। तो हमने कहा आप कल्पना कीजिए आप भी थे इस दांडी यात्रा में, तो आपने उस दांडी यात्रा का वर्णन करना है, लिखना है। क्योंकि बच्चे ने वो सारे तथ्य तो किताब से लिए, लेकिन उसको लिखा उसने अपने शब्दों में, कैसे कैसे यात्रा आगे बढ़ी, महात्मा गांधी के साथ कौन कौन चल रहे थे, मैं उस समय क्या कर रहा था, कैसा कर रहा था, आदि आदि कल्पनाओं में उस यात्रा को कर रहा है और वो सारी बातें लिख रहा है तो दांडी यात्रा के दौरान वही। तो इस तरह से हम इसको विषय से भी जोड़ते हैं। या मैं जब गृह कार्य दे रहा हूं तो उसमें इस तरह का कार्य मैं बच्चों को देता हूं ज्यादातर। जैसे मैंने इस बार बच्चों को ये कहा था कि आप पहेलियां बनाएंगे सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई, और उसमें मैंने 20 नाम दिए, 20 पात्र